नमस्कार। एक जरूरी मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते। आप सबको मेरा नमस्कार। एक जरूरी मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं। कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है। उसको बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे मिलती है, कीटनाशक पे मिलती है। और हमारे यहां जो सेब उगाने का काम है वो मूलतः 3 राज्यों में होता है, जिनके ऊपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अमेरिका को खुश रखना है, जो बाइडेन से गलबैया करनी है, विश्वगुरु बनना है। अपने किसानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में करीब 60% सेब सारा जम्मू कश्मीर में होता है, करीब 25 से 30% होता है हिमाचल में, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। आप यह सोचिए कि हिमाचल जो एक दैवीय आपदा से जूझ रहा है, जहां पर 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जरूरत है सहृदयता की, वहां पर 5 लाख से ज्यादा वो लोग जो सेब उगाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है। हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से। और एक यह भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3 करोड़ 60 लाख डब्बे सेब के हर साल पैक होते थे। वो इस आपदा की वजह से, बारिश की वजह से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी त्रासदी हो रही है, वो ऑलरेडी घटकर करीब करीब 1 करोड़
90 लाख पर आ गया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर यह चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर यह प्रहार ना किया जाए, वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए। यही हाल कश्मीर का है। 2019 से लॉकडाउन, कश्मीर की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह थी। थोड़ी बहुत संभलनी शुरू हुई तो वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। कश्मीर के सेब के जो बागान वाले हैं, कश्मीर के सेब के जो किसान हैं, जो उगाते हैं सेब, उन पर चाबुक चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बादाम पर घटाई गई, अखरोट पर घटाई गई। ये भी दोनों चीजें जम्मू कश्मीर में पैदा होती हैं। तो किस बात का बदला मोदी जी ले रहे हैं? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि हिमाचल में दैवीय आपदा है, वहां पर समर्थन चाहिए, वहां पर सहायता चाहिए? उसको तो नेशनल डिजास्टर घोषित करके सरकार को अभी तक सहायता दे देनी चाहिए थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी जी? पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के, और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई, और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा, मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प्रहार कर दिया, अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों हम वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर महज 15% कर देंगे, जिसको 100% करने की बात मोदी जी करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतना विरोधाभास है उनकी बातों में। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हों। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ है। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये उन लोगों के विरोध में है जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बुरी तरह से गिर चुका है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए कि देश के किसानों को फायदा हो। आपने बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों को दे दिया, अरे कभी अपने किसानों के बारे में भी सोचते। अपने किसानों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है कि गरीब है, कहीं नजर ना आ जाए। तो अपने किसानों के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विषय पर पुनर्विचार करिए और सुनिश्चित करिए कि आपकी कोई भी नीति पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में कीजिएगा। आई विल वेरी ब्रीफली, और मैं इस बात को इसलिए थोड़ा पुरजोर तरीके से कह रही हूं क्योंकि मोदी जी की जो बातें हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो भी विरोधाभास में, वोकल फॉर लोकल, और लोकल का ही गला घोट रहे हैं। ये लोकल सेब के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। 5 लाख से ज्यादा लोग हिमाचल में सेब उगाने का काम करते हैं, और उससे ज्यादा लोग उससे संबंधित है, उस सेब के कारोबार से। तो वोकल फॉर लोकल का भी गला घोट रहे हैं, किसानों का भी घोट रहे हैं, तोहफा भी अमेरिकी किसानों को दे रहे हैं, अपनों पर चाबुक चला रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ये मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन इस पर तुरंत पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिन 2 जगहों पर इस देश में सेब उगाया जाता है वो बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही हैं। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट ऑन अ सीरियस इशू ऑन दिस इन इंग्लिश। The Indian government has reportedly decided to steeply cut import duty on Washington apples. India produces some of the best apples in the world. About 50 to 60% of production happens in Jammu Kashmir, 25 to 30% happens in in Himachal, and the rest in Uttarakhand. And as a measure of protecting our own farmers, we need higher import duties on apples coming from Washington. But guess what? The Prime Minister reportedly in the G20 has committed to decreasing the price or decreasing the import duty
to merely 15% as far as Washington apples are concerned. Remember, in the United States, apples are produced by large corporations. In the United States, the government heavily subsidizes production of apples by giving steep subsidies on fertilizer, on pesticides, on seeds, on various other things. So why has the Modi government decided to benefit American farmers? Why has it gifted a huge bonanza to American farmers at the cost of our own farmers? At a time when Himachal Pradesh is dealing with the worst ever natural disaster that has almost caused a damage of 10,000 crore rupees. Why is the government not being forthright in helping farmers? Why is the government attacking the 5 lakh people who directly produce apple in Himachal Pradesh? Apple production makes up for nearly 14% of Himachal Pradesh's GDP. Apple production is down to 1/4 of what it should be. Himachal Pradesh every year packs about 3.6 crore boxes of apple. It's expected to pack under 2 crore this year. So at a time when Himachal is dealing with such a huge disaster, when apple production is as it is impacted, another body blow by reducing import duty, I think is not just short-sightedness, it's a wrong priority of the Modi government. First, you gave Himachal apple orchards in the hands of Adani. People protested because prices being paid for procurement was low. And this is Mr. Modi's way to say, if you are going to protest and stand against my friend, I will teach you a lesson. There is no other way I can justify this. Also, it's a similar situation in Kashmir. In Kashmir, things have just begun to pick up. The economy is just beginning to slowly come back to normal. And just then, you impact farmers by increasing import duty on apples, by increasing import duty on almonds, and by increasing import duty on walnuts. In what world can prioritizing another country's farmers be justified over your own? And Mr. Modi, as Chief Minister of Gujarat, used to emphatically assert that he is going to make import duty on Washington apples 100%. What happened to that commitment? Why? Why does Mr. Modi always have to buy his way to a state dinner, to an attendance in G20? Why is the question? Before he was leaving for the United States in June, he said he will bring down import duty on Washington apples from 70% to lower. And now we are told, according to all the reports that are coming, that it is going to be further lowered to 15%. How does it justify to put your own farmers in peril at the cost of bonanza being offered to US farmers? There is no way to justify this, and I think the government of the day must rethink this. They must prioritize Indian farmers, and especially in states that are dealing with natural disasters. पहले आपके सवाल इस पर और बाकी फिर किसी और मुद्दे पर. माइक दे दें. जम्मू कश्मीर के कई नेताओं और किसानों ने कहा है कि आर्थिक समस्या से जूझ रहे जम्मू कश्मीर या हिमाचल किसानों को सरकार बेल आउट पैकेज देने के बजाय उल्टा जो है जिस तरह से आयात शुल्क में कटौती की है, उससे उनकी आर्थिक समस्याएं और बढ़ेंगी. बिल्कुल, और यही हम भी कह रहे हैं. आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी नहीं, आर्थिक समस्याएं एक भयावह रूप ले लेंगी. जिस स्टेट का 15% जीडीपी सेब से आता है, जहां पर एक दैवीय आपदा आई हुई है, जहां पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े ब्रिजेस, बड़े बड़े घर, होटल रेत की तरह बह गए हैं, जहां पर सरकार को नेशनल डिजास्टर घोषित करके वहां पर राहत का पैकेज देना चाहिए, वहां पर सरकार किसानों पर प्रहार कर रही है. जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक हिस्सा प्रभावित हुआ था जब 2019 से लॉकडाउन टाइप की सिचुएशन वहां पर लगी हुई थी. और उसका क्या हुआ? आपने किसानों को राहत देने के बजाय जम्मू के किसानों को, कश्मीर के किसानों के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है. तो बेल आउट पैकेज की जगह आप किसानों का दम घोटने का काम कर रहे हैं. और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको अमेरिका के कमिटमेंट पर सोचना है, आपको अडानी के बारे में सोचना है. तो कहीं पर तो सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा ना कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किसके सगे, आप अपने किसान के सगे हैं या आप अमेरिकी किसान से अपने संबंध निभा रहे हैं.
मेरा तो यह मानना है कि जहां पर बड़े बड़े कॉरपोरेशंस काम करते हैं सेब के बागानों में अमेरिका में, जहां पर उनको बड़ी सब्सिडी मिलती है, उसके एवज में हमें अपने किसानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, पैकेज देना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। उसके बजाय हम उनका गला मरोड़ने का काम कर रहे हैं, दम घुटाने का काम कर रहे हैं। घटा दिए। जी हां, बादाम पर, अखरोट पर, इन सब चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो घटाई गई है। और ये कहां पर पैदा होते हैं, आप देख लीजिए। क्या मोदी जी जम्मू कश्मीर से अपनी दुश्मनी निभा रहे हैं? क्या वो हिमाचल से अपनी हार का बदला ले रहे हैं? क्या अडानी के खिलाफ हुए प्रदर्शन का बदला ले रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है प्रतिशोध की राजनीति में अब उनके प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतिशोध की राजनीति में इस देश का किसान, इस देश का युवा, इस देश का बेरोजगार, इस देश का मजदूर, इस देश की महिला है। और इसका कोई कारण ही नहीं हो सकता है। जी, इस पे और कोई सवाल है क्या? मैम, रविशंकर प्रसाद ने डीएमके के मंत्री का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन ये सनातन विरोधी हैं और सोनिया गांधी इस पर खामोश हैं। भाजपा से हमें 2-3 सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, एक राष्ट्रवाद पर, एक सनातन धर्म पर, और एक हमारे आजादी के आंदोलन के कंट्रीब्यूशन पर, क्योंकि इस सब पे उनका स्कोर निलबटा सन्नाटा है। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में यकीन करती है और हमें किसी से इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से उन ढोंगियों से जो इस तरह की बातें करते हैं। इंडिया गठबंधन बना हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जिसका सबसे बड़ा ग्रंथ यह कहता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। हम उस धर्म में विश्वास करते हैं जहां पे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहा जाता है। तो पहले इन बातों का जवाब दे। लोग भूख से, बेरोजगारी से मर रहे हैं। आपको G20 के वक्त बड़े बड़े पर्दे लगाने पड़ गए, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करनी पड़ गई कि देश के गरीब ना दिख जाएं। आप किसके सगे हैं? मणिपुर में महिलाओं को नंगा परेड कराया गया। मणिपुर में 2 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई। घाटी में 6 जगह कर्फ्यू लगा हुआ है। खबर आ रही है कि कुछ पुलिस वालों और आर्मी की झड़प हुई। आप किसके सगे हैं? किस महिला का सम्मान करते हैं आप? जिस दिन आप दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा समझ जाइएगा, उस दिन आप सनातन धर्म पे बात करिएगा। सर्वधर्म संभाव हमारे देश की नींव है और हम उसमें यकीन रखने वाले लोग हैं। मैम, जेडीयू के अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह, उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इशारा जरूर किया कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री चेहरा होने के प्रबल दावेदार हैं। गिनाया कि कितनी बार विधायक रहे हैं, कितनी बार सांसद रहे हैं, और कैसे देश का नेतृत्व कर सकते हैं। कैसे इसको आप देखते हैं? अब ये आप ही का कहना है कि उन्होंने साफ तौर से नहीं कहा और सुझाया। पता नहीं आपको सुझाया, आपने इंटरप्रिटेशन किया, आपने अपनी कॉलोनी बनाई, मुझे नहीं पता है। मेरा इंटरप्रिटेशन और आपके इंटरप्रिटेशन में अंतर हो सकता है। मुझे लगता है ये जो सारी बातें की जाती हैं मीडिया में, करेंगे आप लोग का काम है इन्फ्लुएंस निकालना, आपका काम है अटकलें लगाना। अटकलों का बाजार गर्म भी रहना चाहिए, तभी थोड़ा मौज मसाला चलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के 28 घटक दल एक बात को लेकर सर्वसम्मति से एक साथ खड़े हैं, और वो है इस देश को इस देश के संविधान को सर्वोपरि रखना, इस देश को संविधान से चलाना, इस देश के युवाओं और बेरोजगारों के बारे में चर्चा करना, महंगाई पर बात करना, आर्थिक असमानता पर बात करना, जलते हुए मणिपुर पर बात करना, अडानी के महाघोटाले पे बात करना, और उसमें हमारी सर्वसम्मति है। बाकी ठीक है, कोई कुछ कहता है, अच्छी बात है, कहनी चाहिए। आप लोग की खबरें कहां से लगेंगी अगर लोग कुछ कहेंगे नहीं तो? सुप्रिया जी, मेरा सवाल उसी से जुड़ा है, सनातन धर्म से लेकर, क्योंकि एक मंत्री का बयान आया है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस मुद्दे पर बोलेगा तो उसका जेब काट लिया जाएगा, उसकी आंखें निकाल ली जाएगी। सनातन धर्म के खिलाफ मुझे लगता है मुझे जो बोलना था मैं वो बोल चुकी हूं। जो आपने उल्लेख किया है, मेरा धर्म और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, वो इस तरह की भाषा और अमर्यादा नहीं सिखाता है, इसीलिए ढोंगी शब्द का प्रयोग किया था। मैम, एक और रोचक चीज हुई है, जो नया संसद भवन है उसमें जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि इस बार संसद के जो अधिकारी होंगे, कर्मचारी होंगे, वो नई ड्रेस में होंगे। और ये बात भी आई है कि उस पर राष्ट्रीय जो फूल है उसकी तस्वीर होगी। इस पर कांग्रेस को क्या कहना है? फूल ऐसा है,
हर चीज पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें तो ये देश भी देख रहा है ना। जब रानी नाम की एक 20-22 साल की लड़की कहती है हम कीड़े मकोड़े नहीं है, हमें इस तरह से सरकार क्यों छुपा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है यहीं दिल्ली शहर में क्योंकि उसके आगे एक बड़ी दीवार बन जाती है, वो असलियत है आज इस देश की। मुझे लगता है इस तरह की अटकलों पर टिप्पणी करने से बेहतर है हम फिर से सरकार से यह पूछेंगे कि आज तक 6 स्पेशल सत्र हुए हैं, हर स्पेशल सत्र का एजेंडा बताया गया है, आपने भी कुछ स्पेशल सत्र किए थे, आपने भी एजेंडा बताया है। उस परंपरा को, उस मर्यादा को, उस गरिमा को क्यों भंग कर रहे हैं? लोगों को बताइए। ये कोई बर्थडे पार्टी थोड़ी है कि आओ आओ मैं सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, यहां आके पता चलेगा क्या हो रहा है। अरे ये देश का सदन है, ये संसद है, किसी कानून से चलता है, संविधान से चलता है। ये क्या देश का इन्होंने माहौल बना दिया है। मतलब आप 50 लोग यहां बैठे हैं, हमारी पार्टी, बाकी विपक्षी पार्टियां, बाकी मीडिया, अटकलें चल रही हैं। भाई संसद में इस बार क्या होगा? मतलब जादूगर कोई आया है, वो क्या करेगा इस बार? इस बार बच्चे की सरप्राइज बर्थडे पार्टी में क्या ट्रिक कराएंगे मम्मी पापा? अरे देश का संसद है, देश का सदन है, एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। हर स्पेशल सत्र के पहले एजेंडा शेयर किया जाता है, वो एजेंडा क्यों नहीं शेयर किया जा रहा है? मुद्दा ये है, मुद्दा ये सारी चीजें नहीं है। Ma'am, Union Minister VK Singh has given a statement. He has said that He's still a union minister. he has said that that POK will merge with POK will merge with India on its own. And what is your take on it, ma'am? In some time. For a man who has served in uniform, for him to say POK will be merged in India is absolutely shameful because POK is a part of India. हमारी भूभागीय अखंडता का वो हिस्सा है। ये कहकर वो हमारे सैनिकों का और वहां रह रहे लोगों का मनोबल कमजोर करते हैं। शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए ये कहने के लिए। Ma'am, Canadian Prime Minister is still stranded in India, and a criticism has also been started from Canada as well for our country. What is your reaction to that? Why criticism against our country? No, that the arrangement, because he was being stranded here. I don't want to comment on why is he stranded and why is his aircraft not up and running. I hope and I pray and I certainly assert, I hope our government took in no uncertain terms the issue of the anti-India sentiment that's rising amongst the pro-Khalistani forces in Canada. I hope our government asked the Canadian head of state why were floats of Mrs. Gandhi's assassination being taken out in Canada. Those are the issues that matter to me. His aircraft not taking off is hardly one of my concerns. कोई और सवाल? धन्यवाद जी, बोलिए। That 10% more tax will be imposed on the diesel vehicles as a pollution tax, and this move has come just to curb the air pollution. क्या क्लैरिफिकेशन है? देखिए ऐसा है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, जलेबी बनाने का काम ये सरकार करती है। ये एक नया शिगुफा छोड़ दिया गया है। ये सरकार दो तरीके से चलती है। एक, चरण चुंबक मीडिया को नए नए शिगुफे दिया करो तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, मणिपुर पर, अडानी महाघोटाले पर डिबेट ही ना हो। फिर लोगों को भेज दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यवधान डालें, विघटन डालें और इधर उधर मुद्दा भटक जाए। और तीसरा चलता है शिगुफे छोड़ते रहो, एक के बाद एक हॉट एयर बलून, गुब्बारे छोड़ते रहो, लोग उसी में बझे रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे। कौन आपसे सवाल पूछ रहा है? यूसीसी एक हॉट एयर बलून, वन नेशन वन इलेक्शन एक हॉट एयर बलून, इंडिया भारत एक हॉट एयर बलून, 2019 में सीए आया था, आज तक नियम नोटिफाई नहीं हुए, वो एक हॉट एयर बलून। तो दिक्कत की बात यह है कि सरकार इन्हीं सब शिगुफों से, अब ये शिगुफा है डीजल व्हीकल पर टैक्स लगेगा, अब इस पर होंगे डिबेट, फिर कह दिया जाएगा नहीं नहीं हम तो कुछ ऐसी बात कर रहे थे। डीजल इस देश का मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल है। डीजल के दाम बढ़ने से सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ता है। डीजल का दाम बढ़ने से सब्जी, फल, आटा सब कुछ महंगा होता है। डीजल के दाम बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सरकार जो है ये समझती नहीं है कि डीजल का दाम बढ़ने से किसान की जेब से जो आपने 30 लाख करोड़ कर में लूटे हैं उसको वापस करने का वक्त है और गला घोटकर पैसा खींचने का वक्त नहीं है। मैम, ये चरण चुंबक मीडिया किसको कहते हैं और आप कैसे अपमान कर सकते हैं पत्रकारों का इस तरह से? पत्रकार जिस दिन पत्रकारिता करना शुरू कर देंगे
और आंख में आंख डालकर सत्ता से सवाल पूछेंगे महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, जलते हुए मणिपुर पर, 2023 में 2 नग्न औरतों को घुमाने पर, उस दिन मैं पत्रकारों की, और कुछ पत्रकारों की मैं इज्जत करती हूं, मैं करूंगी। अन्यथा सरकार के इशारों पर चलने वाले वो न्यूज रूम जो कि बीएमओ के एक चपरासी के व्हाट्सएप पर चलते हैं, उनके लिए मेरे मन में लेश मात्र भी ना इज्जत है और ना सम्मान है। वो चरण चुंबन का काम करते हैं तो चरण चुंबक कहलाए जाएंगे। धन्यवाद।